दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे को लेकर के। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है पास्को एक्ट से संबंधित। तो इसमें बताया गया है कि निर्णय में कहा गया है कि किसी भी नाबालिग बच्ची को छूना या उसके ओठ को छूना, बगल में सोना और उसे स्पर्श करना, ये जो है पास्को एक्ट के उत्पीड़न में शामिल नहीं है। तो इसी पर टिप्पणी की है। तो आप लोगों को पता होगा कि पास्को एक्ट जो है 2012 में लाया गया था। 14 नवंबर को ये पूरे 14 नवंबर 2012 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। और इससे संबंधित जो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित ये कानून है। खासतौर से यौन समस्याओं से निपटने के लिए, यौन शोषण से बचने के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए ये कानून लाया गया था। तो इसी के संदर्भ में अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तो इसमें बताया है माननीय हाई कोर्ट ने कि बिना मनसा के होठ छूना या बगल में सोना पास्को एक्ट में उत्पीड़न में शामिल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यौन प्रेरित कोशिशों के बिना नाबालिग लड़की के होठों को छूना और उसके साथ सोना पास्को एक्ट के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न नहीं है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी धारा 354 के अंतर्गत आरोप बनाए, लेकिन पास्को धारा 10 के तहत बरी कर दिया। तो अभी मामला एक दिल्ली हाई कोर्ट में गया था और उसमें उनके परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके रिश्तेदार जो चाचा लगते हैं, उन्होंने बच्ची को इस तरीके से छुआ और इसके तहत उन्होंने पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। तो इसी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। तो नई दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यौन प्रेरित कोशिका के बिना नाबालिग लड़की के होठ को छूना और दबाना और उसके बगल में सोना पास्को यानी यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं है, जिसके लिए आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाया जा सके। यहाँ अभियोजन का मतलब क्या है? मुकदमा चलाना। ठीक है। तो अभी जो है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ये निर्णय दिया है। तो इन्होंने बताया कि ये नाबालिग की गरिमा का उल्लंघन हो सकता है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ये हरकत नाबालिग की गरिमा का उल्लंघन और उसे ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट या यौन इरादे की मंशा के बिना पास्को एक्ट के सेक्शन 10 के तहत आरोप तय करने के लिए जरूरी वैधानिक सीमा को पूरा करना मुश्किल होगा। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का स्पष्ट मामला बनता है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने धारा 354 के तहत आरोप बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के चाचा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पास्को एक्ट के सेक्शन 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ दलील दी गई थी। हाईकोर्ट ने धारा 354 के तहत आरोप बरकरार रखा है, लेकिन पास्को की धारा 10 के तहत उसे बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नाबालिग लड़की को उसकी मां ने छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था और वह बाल देखभाल संस्थान में रहती थी। घटना के समय वह अपने परिवार से मिलने गई थी। अब ये देख लीजिए कि पास्को अधिनियम क्या है। तो ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, तो ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं वो एक नज़ीर की तरह काम करते हैं, अभिलेखी न्यायालय के रूप में संरक्षित किए जाते हैं दस्तावेज के रूप में, और वो बाद में नज़ीर का काम करते हैं। तो चलिए अब पास्को अधिनियम के बारे में देख लें। तो 14 नवंबर यानी इस समय बाल दिवस है ना, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के
भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, यानी इसमें मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है, यानी जैसा अपराध होगा वैसा सजा होगा। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया था। भारत सरकार ने पॉस्को नियम 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है। तो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे 2019 में, और उसे 2020 में अधिसूचित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। पॉस्को अधिनियम की विशेषताओं को देखें तो लिंग निष्पक्ष प्रकृति को कायम रखना। अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किए बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण की सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14 एंड 15 भी हमें लिंग आधारित विषमताओं पर भेदभाव नहीं करने की निर्देश देता है, अधिकार देता है। मामलों की रिपोर्टिंग आसानी से हो सकती है। न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक हैं, क्योंकि रिपोर्ट न करना पॉस्को अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है। तो यहाँ पर जो है संस्थान भी, यानी कोई एनजीओ भी कर सकता है या कोई भी संस्थान भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति भी जो है इसके तहत मामला दर्ज कर सकता है। शर्तों की स्पष्ट परिभाषा की गई है। पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के संग्रहण को एक नया अपराध बना दिया गया है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के अपराध को भारतीय दंड संहिता में महिला की लज्जा भंग करने की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में बढ़ी हुई न्यूनतम सजा के साथ परिभाषित किया गया है। तो ये शर्त है। पॉस्को अधिनियम में कुछ जो संशोधन किया गया था उसे 2020 में नियमित किया गया और इसमें अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। तो पॉस्को नियमों का नियम 9 क्या कहता है, तो विशेष अदालत को एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे के लिए राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों हेतु अंतरिम मुआवजे या आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवजा अंतिम मुआवजे यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, यानी पहले से कोई मुआवजा दिया गया है तो उसी में ये समायोजित हो जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, उसको उसी में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये मुआवजा की बात थी। विशेष राहत का तत्काल भुगतान किया जाए। पॉस्को नियमों के अंतर्गत बाल कल्याण समिति यानी CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है। इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया है। भुगतान जो है CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए। बच्चे के लिए सहायक व्यक्ति की भी व्यवस्था की गई है। पॉस्को नियम CWC को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है, ताकि बच्चे जब उनसे सवाल जवाब किया जाए तो बच्चे डरे ना और आने जाने में उन्हें सहूलियत भी हो सके। सहायता करने वाला व्यक्ति बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण, चिकित्सा देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा तक पहुँच शामिल है। वह बच्चों एवं उनके माता पिता या अभिभावकों को मामले से संबंधित अदालती कार्रवाई और विकास के बारे में भी सूचित करेगा। तो ये था दोस्तों पॉस्को से संबंधित कुछ प्रावधान। अभी हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने क्या निर्णय दिया।
तो आप सभी लोगों का वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं ये आपके जानकारी को और बूस्ट करेगा, और वर्तमान में जो भी निर्णय दिए गए हैं वो किस तरीके से समाज में लागू होंगे वो आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें पॉस्को अधिनियम के तहत और भी क्या संशोधन किए जा सकते हैं, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।